हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। आज का जो वीडियो रहने वाला है बीएससी पार्ट फर्स्ट वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री है। मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण नियम इम्पोर्टेंट है। आपका मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है देखते हैं, मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण नियम, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये किसी गैस के लिए रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो दिया है किसी गैस के सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई गैस होगी, उसके कितने भी अणु होंगे, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कभी भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई हम हल्की रेत लेते हैं, बहुत हल्की, जिसके कण थोड़े हवा में उड़ सकें। उन्हें हम क्या करें, थोड़े हवा में, जहाँ पे थोड़ा हवा दे रहे हो, निर्वात हो, वहाँ पे उनको छोड़िए। और छोड़ने के बाद में आप देखेंगे कि उनके जो कण होते हैं, कुछ थोड़ा आगे तक उड़ेंगे, कुछ वहीं गिर जाएंगे, कुछ और दूर तक उड़ते जाएंगे। यानी जो कण ज़्यादा हल्का होगा वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, जो ज़्यादा भारी होगा थोड़ा कम दूर तक उड़ेगा, ज़्यादा भारी होगा वो वहीं गिर जाएगा। तो ऐसे ही गैस पर डिपेंड करता है कि गैस के जो अणु होते हैं, उन सभी अणुओं का जो वेग होता है वो समान नहीं होता है। किसी का वेग कम होगा, किसी का वेग ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण होता है कि गैस के अणु एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर करते रहते हैं। यानी मान लीजिए गैस का एक अणु ये है, दूसरा ये, इसने इसको टक्कर किया, तीसरा अणु ये, इसने इसको टक्कर मारा, चौथा ये है, इसे टक्कर मारा। तो इनके अंदर एक टकराव की जो पोजीशन होती है, इस कारण इनके वेग में परिवर्तन होता रहता है। जब टक्कर होगी तो किसी का वेग कम होगा तो बढ़ जाएगा, किसी का ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की जो दिशा होती है वो टक्करों पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपस में ये अणु क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और लगातार वेगों में परिवर्तन होता है। लेकिन किसी निश्चित ताप पर वितरण वेग समान हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर जब इसे दिया जाएगा तो इनका जो वेग होता है वो समान हो जाता है, तथा इस वेग को मैक्सवेल का वितरण वेग भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी टेम्परेचर का जब इस पर इफेक्ट पड़ेगा, जब इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो इनके जो कण होते हैं, इनका वेग लगभग समान हो जाता है। तो इस वेग को आप मैक्सवेल वेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप देखिए, यह गैस के दाब तथा अणुभार पर निर्भर करता है, ठीक है। गैस का जो दाब होगा यानी प्रेशर होगा और उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा, उस पर ये नियम काम करता है। अब इसको हम एक नियम के द्वारा, एक इक्वेशन के द्वारा इसको समझ लेते हैं। dn/n इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT इज ऑफ 3/2 E is mc स्क्वायर अपॉन 2 RT E स्क्वायर DE, ठीक है। जहां आपका n दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपका dn/n दिया हुआ है संपूर्ण अणुओं का मोल प्रभाज, जिनकी E तथा E प्लस DC के मध्य में गति होती है। m आपका गैस का अणुभार दिया है, T आपका कांस्टेंट प्रेशर दिया है, DC वेग परिवर्तन में होने वाला मामूली सा अंतर है, और E इनकी जो प्राकृतिक लैंगिक है दी हुई है, R दिया है आपका गैस नियतांक, ठीक है। इस समीकरण को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, dn/n, इसको लिखेंगे dn/n इक्वल टू 4 पाई dn/n इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई KT इज 3/2 E इंटू m स्क्वायर 2KT 2C स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपका K जो होता है वो बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहा जाता है, जिसे हम R/N0 से डिनोट्स करते हैं। m एक अणुभार का द्रव्यमान होता है, जो आपका m है ये एक किसी अणु का द्रव्यमान होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अणुभार अपॉन N0। समीकरण में DC से भाग देने पर, मान लीजिए इस पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, DC से भाग दे देंगे, तो 1/n इंटू dn/dc इक्वल टू 4 पाई
m/4π/KT3/2 c = mc²/2KT(c²). ठीक है, तो इस समीकरण में जो बाईं ओर होगा, जो इस समीकरण की बाईं ओर की जो राशि है उसे क्या कहेंगे, प्रायिकता कहा जाएगा, जो यह बताती है कि वेग v वाले कितने अणु हैं। ठीक है, इस चीज का निर्धारण करेगी कि v वेग के अणु इसमें कितने होते हैं। इस चीज का डिटर्मिनेशन बाईं तरफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताएगी। मैक्सवेल वितरण वेग समीकरण के अनुपातों तथा ताप का प्रभाव। ठीक है, अब जो मैक्सवेल वितरण के जो वेग हैं वो समीकरण के अनुप्रयोग में टेम्परेचर और इसके इफेक्ट को देखिए शो करने के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनमें पहला है अणुओं की संख्या चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो फिर भी अणुओं का वेग कम ही रहता है। ठीक है, एक उन्होंने ये बताया कि चाहे अणुओं की संख्या कम हो चाहे अणुओं की संख्या ज़्यादा हो, उनका वेग हमेशा कैसा रहेगा, समान ही रहेगा, अर्थात कम रहेगा। अधिक संभव वेग पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, दूसरा नियम ये दिया कि अधिक संभव वेग जो होगा यानी वेग ज़्यादा होगा तो वहाँ पर अणुओं की संख्या भी कैसी होगी, अधिकतम होगी। अब देखिए चित्र से एक स्पष्ट करते हैं, चित्र दिया हुआ है, चित्र से स्पष्ट होता है कि अधिक संभव वेग पर ताप भी बढ़ता है, अर्थात वेग के साथ ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अधिक संभव वेग पर यानी ताप बढ़ जाएगा। जब वेग ज़्यादा होगा तो ताप यानी ताप पर वेग का फर्क पड़ता है, ताप पर वेग का निर्धारण होगा, यानी वेग पर ताप जब वेग बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ जाएगा, तो वेग के साथ ताप भी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये दी हुई है, देखिए यहाँ पे अणुओं की संख्या। ठीक है, इस तरह से अणुओं की संख्या दी है, यहाँ पर दिया हुआ है वेग। ठीक है, तो अणुओं की संख्या मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ है T1, T2 और T3। ठीक है, अब अगर हम इसके वेग की बात करते हैं तो वेग मान लीजिए जब यहाँ से टेम्परेचर T1 है यानी बढ़ेगा तो अधिक असंभव वेग होगा आपका। ठीक है, जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ताप भी बढ़ता जाएगा। कभी किसी पोजीशन पे T1 था, T1 से बढ़ के T2 हो जाएगा, T2 से आपका T3 हो जाएगा। तो जहाँ पर आपके T1, T2 और T3, तो T1 पे जो टेम्परेचर होगा, T1 टेम्परेचर पे जो वेग होगा वो अधिक होगा, उससे कम T2 पे और उससे कम T3 पे। तो इस तरह से वेग पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि वेग जो होता है वो आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अगर वेग बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा और ताप कम होगा तो वेग भी कम होता जाएगा। तो इस तरह से आपका इम्पोर्टेंट रूल था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर हम किसी नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल पेपर हैकर को।